कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। ट्रंप की बात करेंगे आज। ट्रंप इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति कम किसी दबंग के अंदाज में ज्यादा नजर आ रहे हैं दुनिया भर में, चाहे उनके बयान हो या उनकी हरकतें हो। ट्रंप डिप्लोमेसी तो नहीं कर रहे, दादागिरी जरूर कर रहे हैं। जो मुल्क ट्रंप की सुने तो वो तो सही, जो ना सुने उसे धमकाएंगे, हमला बोलेंगे। जो नेता ट्रंप को पसंद ना हो उसे रातों रात बेडरूम से उठा लेंगे, अपने मन की पपेट सरकार वहां बना देंगे। यही सब ट्रंप कर रहे हैं। ब्लैक गोल्ड यानी तेल की चाहत बिजनेसमैन ट्रंप को बुली बना रही है। बुली। ट्रंप वेनेजुएला पर नहीं रुकने वाले हैं और अब ट्रंप की चाहत जो है वो ग्रीनलैंड, डेनमार्क, मेक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, कनाडा तक हिलोरे मार रही है। ट्रंप इस वक्त सबको धमका रहे हैं। तो सवाल ये कि अब अगला टारगेट ट्रंप का यही मुल्क होने वाले हैं। वेस्टर्न हेमिस्फीयर के मुल्कों पर कब्जे की चाहत का अंजाम क्या होगा? इस चाहत में कितना दमखम है? क्या दुनिया का नया नॉर्मल यही होगा कि जिस देश के पास हथियार हैं, ताकत है, पैसा है, वो अपनी मर्जी से अपने बैकयार्ड के कमजोर देश को उठा ले, किसी भी नेता को अपना गुलाम बना ले? क्या दुनिया में मुंबईया फिल्मों जैसा गैंगवॉर देखने को मिलेगा? क्या एक देश की टास्क फोर्स कमजोर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को किडनैप करने लग जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप खुद को क्या डॉन समझने लगे हैं, जिसे खुश रखना ट्रंप मानते हैं कि सबकी मजबूरी है? यह सवाल यह भी है कि ट्रंप कहीं खुद खुशफहमी का शिकार तो नहीं हो गए। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। यूएस अफेयर्स एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ हैं, रणनीतिक मामलों के जानकार रिटायर्ड मेजर जनरल अस्थाना हमारे साथ हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ, शुरुआत मैं आपसे करूंगी। अब क्या आज रात को जिन मुल्कों के नाम मैंने लिए हैं, फिर चाहे वो क्यूबा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, डेनमार्क की बात करें, क्या आज इनके राष्ट्राध्यक्षों को नींद नहीं आने वाली है? उनको भी टेंशन होगी कि भाई जो वेनेजुएला के साथ किया है हमको क्यों बख्शेगा ये, और धमका तो रहा ही है। बिल्कुल। देखिए, ट्रंप का एक बड़ा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है और वो कहने से हिचकते भी नहीं है कि हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप खोज रहे हैं। और ट्रांजैक्शन किससे होता है? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास कुव्वत हो, उससे। कोलंबिया के पास आपने कहा ब्लैक गोल्ड है। ग्रीनलैंड को वो सिक्योरिटी के लिए और रेयर अर्थ मटेरियल के लिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे, और उन्होंने कल तो कह भी दिया कि वी वांट इट फॉर आवर सिक्योरिटी। तो उस सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वो ग्रीनलैंड पे नजर डाल रहे हैं। क्यूबा बहुत दिनों से अमेरिका के निशाने पर है, हालांकि क्यूबा में कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली एकदम अमेरिका के करीब है, फ्लोरिडा से के एकदम 100 किलोमीटर दूर है लगभग। इसके लिए उसकी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस अमेरिका के लिए बड़ा खतरे का घंटी रहती है हमेशा, चाहे वो 1962 हो, चाहे अब भी। कोलंबिया एक टारगेट हो सकता है कि अगर वो ड्रग्स को सीरियसली ले रहे हैं तो। हालांकि वो जो कहते हैं उनमें ज्यादातर जो रहता है वो झूठ की बातें रहती हैं। जैसे भारत को ही उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल लेते हैं इसलिए आपको अगेंस्ट टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि चीन सबसे ज्यादा ले रहा है उनके खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ट्रंप का सीधा इरादा है ट्रांजैक्शन, और जितनी भी अपनी चौधराहट दुनिया को दिखा सकते हैं वो करेंगे। ग्रीनलैंड उनका अगला निशाना जरूर हो, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से ये अपने पिछले टर्म में भी वो कहते आते हैं वो खरीदना चाहते हैं। अब तो ओपनली बोलने लगे हैं। कल तक उन्होंने बोल दिया, यानी उनके लिए मामला शांत नहीं हुआ। और कनाडा तो 51st स्टेट वो पहले से कहते हैं। हालांकि कनाडा तो इम्पॉसिबल है किसी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि पहले के जो यूएस प्रेसिडेंट्स होते थे, जैसे जॉर्ज बुश ने 1989 में मैनुअल नोरिएगा को उठाया। उन्होंने कहा कि हम पनामा में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। इराक पर जब अटैक किया उन्होंने कहा हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, यहाँ स्थिरता लाना चाहते हैं। उनका यहाँ कोई प्रिटेंस नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन चाहते हैं और देखते हैं कि कहाँ उनको मुनाफा हो सकता है। तो ये भी नहीं कह सकते, कहते हैं कि हम यहाँ ये चीज़ करने जा रहे हैं कि यहाँ से पैसा मिलेगा
यहां से हम डेमोक्रेसी लाएंगे। डेमोक्रेसी तो भूल जाइए, लिबरलिज्म की वो बात भी खत्म हो गई जो अमेरिका अपने आप को वैनगार्ड कहता था किसी जमाने में, अब वो भी खत्म हो गई। अब सीधा सीधा ट्रांजैक्शन, जहां खनिज संपदा जिसके पास है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो कह सकते हैं कि उनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो मेरे हिसाब से अगला निशाना उनका ग्रीनलैंड होगा। और वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये बताना मुश्किल होगा। लेकिन अभी भी कोलंबिया की, वेनेजुएला की स्टोरी खत्म नहीं हुई है, कैसे अनफोल्ड होती है। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म यूएस इन्वॉल्वमेंट, वीपी को भी धमका रहे हैं अभी, वो तो उनको भी धमका रहे हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा, अपनी मर्जी का ही चलेगा सब कुछ चलेगा। कैसे चलाएंगे? आखिरकार अगर स्थिरता लानी है तो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजना होगा। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड जाते हैं तो एक आध दो अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी होगी। उसके बाद जो मागा बेस है उनका, जो कहता था कि हम युद्ध के खिलाफ हैं और एंडलेस वॉर्स को हम खत्म करना चाहते हैं, उसमें वो फिर से पढ़ने जा रहे हैं। क्या ऐसा होगा? क्या अब ईरान होगा? ये सारी चीजें एक उनके टेबल पर होंगी। उसको कैसे डील करेंगे तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एसिड टेस्ट उनका इस समय वेनेजुएला है। चलिए, तो वेनेजुएला से शुरुआत ट्रंप ने कर दी है। अगला टारगेट यहां पर हम मैप में आपको दिखाएं कि ग्रीनलैंड कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड अगला टारगेट होगा। तो आखिर ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें ट्रंप का इंटरेस्ट क्यों है? पहले खरीदने की बात करते थे, अब कब्जाने की बात भी कर रहे हैं। और क्या यहां पर खुद यूएस फोर्सेस वहां पर ऑन ग्राउंड हैं वॉच के लिए? तो फिर उसके बावजूद भी ग्रीनलैंड की जरूरत क्यों आन पड़ी है और ट्रंप क्या कर सकते हैं? प्रोफेसर अंशु जोशी, ये आपसे समझेंगे हम। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है उसको मैं पहले इतिहास की ओर ले जाना चाहती हूँ, ताकि हम इस बात को समझें कि अमेरिका ने जो अपने आसपास के इलाके हैं उन पर किस लिए और कब कैसे नियंत्रण स्थापित किया। तो हम जब ये तमाम आसपास के देशों को देखते हैं, 1893 में आपको हवाई का किस्सा याद होगा कि कैसे हवाई की महारानी को हटा करके वहां पर डोल को राष्ट्रपति बनवा दिया गया था। और फिर एक डोल कॉरपोरेशन भी बाद में बहुत बड़ी कॉरपोरेशन शुगर की दुनिया के सामने आई थी। तो वहां एक शुगर इंडस्ट्री को, शुगर केन इंडस्ट्री को पर कब्जा करने के लिए और हवाई की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए अमेरिका ने ऐसा किया था। फिर हमने देखा कि हवाई के बाद निकारागुआ की बारी आई। 1909 में निकारागुआ में इसी प्रकार की स्थितियां अमेरिका ने की। 1911 में हॉन्डुरस में की, 1954 में ग्वाटेमाला में की, 1961 में डोमिनिकन रिपब्लिक में की, 1961 में ही क्यूबा में की। इसके आगे 1962 में हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होते हुए देखा। 1961 में ही पोर्टो रिको में अमेरिका ने यही हरकत की। इसके बाद 1964 में ब्राजील में की और कास्टेलो ब्रांको को सत्ताधीश बनाया वहां पर। इसके बाद 1973 में चिले में की, 1989 में पनामा में अमेरिका घुसा और इसके बाद 2002 में यूगो शावेज को वेनेजुएला से हटाने का एक विफल प्रयास एक बार हो चुका है। तो हम इस बात को समझे कि चाहे ग्रीनलैंड हो या साउथ अमेरिका के जो तमाम देश हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिच देश हैं और इसके साथ साथ इनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अमेरिका का इंटरेस्ट इन देशों पर नियंत्रण जो है उस ऑब्जेक्टिव को और पुख्ता बनाती है, ताकि यहां अमेरिका अपनी बेसेस एस्टेब्लिश करके और बाकी की जो दुनिया है या अपने आसपास का जो रीजन है उसको कंट्रोल कर सके। तो जहां जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं, जैसे वेनेजुएला है, सबसे ज्यादा अनटैप्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, तो एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। नार्को टेररिज्म का एक कारण जोड़ दिया है। अब जैसे कि प्रोफेसर सिंह भी कह रहे हैं कि यदि नार्को टेररिज्म के रीजन को ट्रंप सीरियसली ले रहे हैं तो फिर तो उनको हॉन्डुरस पर भी जाकर के अटैक करना चाहिए, लेकिन वहां के राष्ट्रपति को तो उन्होंने क्षमादान दे दिया है। आप देखिए, अब कोलंबिया और मेक्सिको दिखाई पड़ते हैं जहां पर आगे ट्रंप बढ़ सकते हैं। ग्रीनलैंड की ओर यदि हम देखें तो वहां पर भी यही दो कारण नजर आते हैं। तो अब मुझे भी यदि ट्रंप आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। और जब आप नाटो देश का हिस्सा हो फिर वहां पर भी आप हमला करें, ये थोड़ा मतलब लगता है ना कि भाई कर क्या रहे हो, चाहते क्या हो? नहीं, ट्रंप नाटो को यदि हम एक अलायंस के रूप में देखें पिनास, तो उसकी भी तो अवधारणा बदल रहे हैं। वो डिस्पाइट हैविंग डिसेंट्स, आप देखिए वहां पर एक धड़ा उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है नाटो में। आज तो नाटो में भी डिवाइड हो गया है। आज का नाटो पहले जैसा नाटो कहां रहा है? तो पहले एक जो हमें अमेरिका लीडरशिप के रोल में दिखाई पड़ता था कि जो अमेरिका कहता था वो नाटो के सारे मेंबर नेशंस मानते थे, अब कहां मान रहे हैं? वहां पर भी डिसेंट्स आ रहे हैं। यही कारण है कि ट्रंप जो ये नाटो के मेंबर नेशंस हैं इनको भी नहीं बख्श रहा। और मैं इसमें जोड़ दूं, जो ट्रैवल बैन कंट्रीज हैं, जिसमें अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज हैं, एरिट्रिया है, हैती है, सोमालिया है, सूडान है, म्यांमार जैसे देश हैं, यहां पर भी ट्रंप पहुंचने से नहीं चुकेंगे यदि उन्हें नेचुरल रिसोर्सेस या अपने जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस की दरकार दिखाई पड़ेगी। यानी कि तो ट्रंप की भूख, हम तो 5-10 की लिस्ट लेके बैठे थे, मैम ने तो एक और लंबी लिस्ट बता दी है कि मतलब इस शख्स की जो पैसे की और तेल की भूख है और खनिज की भूख है, इसे किसी भी हद तक ले जाएगी।
बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड में तकरीबन 200 से ज़्यादा रिजीम चेंजेस वो अमेरिका करा चुका है। True. और आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर 700 से ज़्यादा अमेरिकी बेस हैं और अलग अलग जगह पर बेस हैं। और चीन तो मेरे विचार से, चीन के तो अभी 10-12 भी नहीं बने हैं, वो इसीलिए बोलते रहते हैं कि हमें भी कुछ बनाने दो, आपने तो 700 बना दिए। चीन बेचारा एक बात। वेनेजुएला पहुंचा था हाँ, मिलने के लिए, अगले दिन क्या हो गया? अब आप देखिए, लेकिन इसमें जो वेनेजुएला वाली कहानी है, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए अभी तक नार्को टेररिज्म जो है वो तो बेवकूफ़ी, वो तो एक तरीके से बहाना है, क्योंकि नार्को टेररिज्म में और जितने इनके ड्रग्स अमेरिका के अंदर आते हैं वो 80% तो आते हैं मैक्सिको से, लैंड बॉर्डर से ज़्यादा आते हैं, सी से कम आते हैं। और वेनेजुएला तो बहुत पीछे है, उससे ज़्यादा ड्रग भेजने वाले और देश हैं जो उन्हें मालूम है। मेन कारण है तेल का, जो कि सब एनालिस्ट बता चुके हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई करना चाहूँगा कि देखिए मदुरो ने क्या किया था। पहले तेल, ज़्यादा से ज़्यादा तेल वेनेजुएला का अमेरिकी कंपनियां ही बेचा करती थी, और अमेरिकी कंपनियों ने जब मदुरो पावर में आए तब उन्होंने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा तेल अभी चीन को जाने था। और जो सबसे ज़्यादा जो अमेरिका को पसंद नहीं आया, या जो ट्रंप जिससे तिलमिला गए हैं, वो ये है कि उन्होंने लोकल करेंसीज में ये तेल को बेचना शुरू कर दिया, डी-डॉलराइजेशन कर दिया। अब डी-डॉलराइजेशन की आप महत्ता समझिए। अमेरिका के अंदर जो भी अगर पूरा का पूरा तेल का व्यापार डॉलर में चलता है, तो अमेरिका की बादशाहत, जो फाइनेंशियल बादशाहत है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बादशाहत है, वो पूरे वर्ल्ड में रहेगी। और अगर डॉलर गड़बड़ा जाता है तो उनकी बादशाहत कम हो जाएगी। अब अगर ये तेल का व्यापार उन्होंने युआन में शुरू कर दिया, मदुरो उसको युआन में शुरू करा रहे थे, तो जब ये लोकल करेंसीज में ये शुरू हो जाता है, तब अमेरिका ने एक प्रेसिडेंट ट्रंप के हिसाब से एक रेड लाइन आ गई है कि भैया अगर मैंने ये नहीं रोका तो उस हालत में क्या होगा कि सारे के सारे दूसरे करेंसीज में तेल बेचना शुरू कर देंगे। भारत और रूस तो ऑलरेडी रूबल और रुपी में शुरू कर चुके हैं। उसी मुताबिक चीन भी बाकियों से उसी में लेना शुरू कर चुका है। उसी मुताबिक सेंट्रल एशिया से शुरू हो गया। एक बार पूरा का पूरा तेल का व्यापार अगर डॉलर से हट गया तो उसके बाद अमेरिका में बचा क्या? तो ये उसकी सबसे बड़ी कारण है कि क्यों उन्हें मदुरो को उठाना पड़ा, पहली बात। दूसरी चीज जो आपने जब पूछा, ये सवाल भी आप पूछ रहे हैं कि अभी बाकी नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। देखिए हर कंडीशन सेम नहीं होती। जो वेनेजुएला में कंडीशन थी, वेनेजुएला में उनके लिए आइडियल कंडीशन थी कि एक लीडर था जिसको तानाशाह माना जा रहा था, क्योंकि मदुरो को भी तानाशाह माना जा रहा था। मदुरो से नाराज भी बहुत लोग थे और मदुरो के करीबी वो बिक गए, क्योंकि अदरवाइज इतना ये आसान नहीं था। उन्होंने एक्चुअली ऑपरेशन क्या हुआ है, बोल तो बहुत रहे हैं कि हमारा सबसे जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन था। ऑपरेशन क्या था, वहां पे उन्होंने थोड़ी सी बम्बार्डमेंट की, सबको मिलाया हुआ था, हेलीकॉप्टर से वहां हुआ और उन दोनों को उठा के ले आए, बस। और यही तो ऑपरेशन टीवी सीरियल की तरह से देख रहे थे बैठ के अपने कमरे में, मतलब इतना कूल बता दिया उन्होंने कि किसी देश के राष्ट्रपति को उठाना ऐसा है जैसे कि मतलब बस गए और ले आए, गए और ले आए। तो गए और ले आए। अब आप किसी और देश को देख लीजिए, अगर ऐसा होता तो कुछ तो फायरिंग होती, कुछ तो रेजिस्टेंस होता। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास गोलियां नहीं है, उनके पास आदमी नहीं है। जाहिर है कि काफी हद तक जो उनका सुरक्षा गार्ड होगा, जो उनका सुरक्षा सिस्टम होगा, सारा का सारा कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। मरिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस प्राइज ही इसीलिए मिला है कि वो मादुरो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगातार काम कर रही थी। अच्छा, और उसके बाद उसको वहां बैठाया हुआ है अमेरिका में, वो तो अमेरिका में बैठी हुई हैं। अब जो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसको उन्होंने पहले बोला जी वाइस प्रेसिडेंट से हमारी बातचीत हो रखी है, वो हमारी लाइन वो करेंगी। अभी अचानक से वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं तो कमीशन बैठा रही हूँ। उन्होंने एक कमीशन बैठाया है मदुरो को वापस लाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी रहना है वहाँ वेनेजुएला में। तो वहाँ अगर वो प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहती हैं, तो जाहिर है कि दो खेमे होंगे वेनेजुएला के अंदर। कुछ होंगे जो ये बोलेंगे ये हमारे राष्ट्रपति को उठा के ले गए, ये क्या मजाक है। और दूसरा होगा कि चलो यार वो तो तानाशाह था, निकल गया, बहुत अच्छी बात है। इस किस्म के दो जो ग्रुप हैं, उस दोनों ग्रुप में उसको अगर रहना है तो जो दूसरा ग्रुप है उसको भी तो वो करना पड़ेगा। तो वो चाहे वो एक्टिंग कर रही है चाहे वो बोल रही है। ठीक है, अभी इतना आसान नहीं होने वाला। ठीक है, आगे की हर्डल्स तो अपनी जगह है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि ये क्या एटीट्यूड है, क्या अप्रोच है, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या अप्रोच है। भाई आप पहले सद्दाम हुसैन को लाए, आपने वॉर करते हैं, आप अफगानिस्तान गए, आप चाहे आपने कुछ भी बहाना बनाया हो, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है, ये है वो है, आप एक तरह से घुसते हैं। लेकिन यहां तो आप सीधे सीधे राष्ट्रपति को किडनैप करके लाते हैं, फिर उसे न्यूयॉर्क की सड़कों पर इस तरह से वैन खुला करके घुमवाते हैं। मजाक है क्या?
What kind of setup you are trying to preach the world? देखिए, इस समय ट्रंप अपने आप को चैलेंज फील कर रहे हैं। चैलेंज एक तो हो गया कि जो रूस का वो युद्ध रुकवाना चाहते थे, रूस यूक्रेन का, वो रुक नहीं रहा है उनसे, कहते थे 24 घंटे में। तो उनकी जो वैधता थी अमेरिकन पब्लिक में कि ये एंडलेस वॉर्स को खत्म कर देंगे, वो अब खत्म हो रही है या कम हो रही है। दूसरा, वो देख रहे हैं चाइना अपना आधिपत्य अफ्रीका के बाद अब साउथ अमेरिका में भी कर रहा है। पनामा को उन्होंने पहला चैलेंज किया, कहा कि इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, इसको कम करो। वो मान गए, उन्होंने कम कर दिया। गल्फ ऑफ मैक्सिको था, नाम बदल के उसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। यानी पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में या साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में अपना आधिपत्य चाहते थे। इतिहास 1823 जब मुनरो डॉक्ट्रिन आया था, उस समय भी यही था कि हम किसी भी तरह से इस हेमिस्फीयर में किसी और को आने नहीं देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह चाइनीज एक्सपेंशनिज्म जो हो रहा है, कैपिटलिस्ट एक्सपेंशनिज्म या उनका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको रोका जाए। क्योंकि वेनेजुएला उसका एक बहुत बड़ा केंद्र बना था और वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल चाइना को ही बेचता था और इन्वेस्टमेंट भी उसने काफी किए हैं। अभी जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा अमेरिका और चाइना में, तब चाइना और अमेरिका की भी यहां पे तकरार होगी। चाइना तो इंटरनेशनल लॉज की बात कर रहा है, तो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। बिल्कुल, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं। लोग तो बताते हैं 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट है उनका सिर्फ उनकी ऑयल इंडस्ट्री में। उसको वो सपोर्ट कर रहे थे कि यहां से ऑयल एक्सट्रैक्शन हो, और उनकी नजर सिर्फ वेनेजुएला पे ही नहीं थी, पूरे साउथ अमेरिका पे थी, ब्राजील पे थी, अर्जेंटीना पे थी। अर्जेंटीना ने रोक दिया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि वहां वो राइट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो अमेरिका के सपोर्ट से आए, उसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं वहां। और इसी लिहाज से अर्जेंटीना में हावियर मिलेई की सरकार को उन्होंने $20 बिलियन का लोन दिया, जो कहीं नहीं देते हैं, वो सिर्फ हावियर मिलेई को दिया। होंडुरास में उन्होंने अपनी सरकार बनवाई, बहुत मार्जिनल मेजॉरिटी से जीती। कोलंबिया में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी वो चाहते हैं कि उनका आधिपत्य हो। तो उनको बेसिक अभी डर है कि किसी भी तरह चीन को यहां बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि अफ्रीका जो सबसे बड़ा एक नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सेंटर था पूरे दुनिया का, वहां पर चीन का आर्थिक साम्राज्य वहां पर काबिज हो गया है। और वो किसी भी तरह से, क्योंकि चीन का अगला, मान लीजिए 5 बिलियन इन्वेस्ट किया है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए चीन के पास वो वेयरविदॉल तो है नहीं, वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि अमेरिका जैसे अटैक करके उनको वापस ले लें और अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। तो चीन इस समय सख्ते में इसलिए भी होगा क्योंकि इस समय उनको पता है कि इसके इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में भी है। अगर अफ्रीका में भी जिस तरह नाइजीरिया में वो कहते हैं कि हम बॉम्बिंग करने लगेंगे, और भी स्टेट्स में अगर घुसने लगे, तो क्या होगा? चाइनीज इन्वेस्टमेंट का क्या? यहां पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे, जिसका मुझे अंदेशा है आगे आने वाले दिनों में, और ट्रंप के रहते रहते वो होगा। दूसरी बात, वेस्ट एशिया में, खासकर ईरान में इस समय अस्थिरता बनी हुई है। तो वहां भी धमका रहे हैं, वहां भी धमकी दे रहे हैं, गोली मत चलाओ, अगर ऐसे करोगे तो फिर हमें आना पड़ेगा। और वहां के 77 डिस्ट्रिक्ट्स में, रीजन्स में अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और जाहिर है जब भी ईरान में कुछ होता है उसमें इजराइल और अमेरिका इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है जो वहां की इस्लामिक सरकार को अपोज करता है फॉर वेरियस रीजंस, तो वो भी वहां है। और अगर, लेकिन अमेरिका अगर वेनेजुएला के बाद कहे ईरान आएंगे, तो वहां की जो इस्लामिक सरकारें हैं उनको ये नागवार गुजरेगा। नागवार इसलिए नहीं गुजरेगा कि वो सऊदी अरेबिया और ईरान की पटती नहीं है, शिया और सुन्नी का मामला, ऐसा नहीं है। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वेस्ट एशिया में इजराइल का आधिपत्य बढ़े। आपने देखा ही अभी सऊदी अरेबिया जिस तरह का। तो ये दो चीजें हैं। पहला कि साउथ अमेरिका, सदर्न हेमिस्फीयर को मुनरो डॉक्ट्रिन से, वो डॉनरो डॉक्ट्रिन खुद कहते हैं, वो करना चाहते हैं, आधिपत्य जमाना चाहते हैं। दूसरा, चाइनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जहां जहां हो रहे उनको रोकना चाहते हैं। यानी कि अमेरिका का दबदबा हर जगह बना रहा है। प्रोफेसर अंशु, जैसे सर ने कहा ग्रीनलैंड अगला टारगेट होगा, मतलब ये क्लियर है। मतलब उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है? मेक्सिको, कोलंबिया, क्या ट्रंप की अगली निशाने पर क्या होगा और क्यों? देखिए, अमेरिका ने एक फ्रेंच शब्द है कू, जिसका यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो मुक्का मारना या पंच करना होता है। तो इस कू के माध्यम से अमेरिका ने इन तमाम देशों में सत्ता परिवर्तन करवाए हैं। और लैटिन अमेरिका की, हम ये साउथ अमेरिकन देशों की जब हिस्ट्री को देखते हैं तो इस प्रकार की कूज की एक लंबी हिस्ट्री है। लेकिन अमेरिका हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे मोर्चे खोलेगा, इतने मूर्ख भी ट्रंप नहीं है। ईरान में पहले ही इंगेज्ड है इनडायरेक्टली, और ईरान में, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप, ईरान में अनरेस्ट हो रहा है, वहां पर नेचुरल रीजंस है जिसकी वजह से जनता सड़कों पर है।
ट्रंप नहीं चाहेंगे कि वहां पर इतनी जल्दी रिजीम चेंज हो जाए, क्योंकि ईरान को एक पपेट की तरह यूज करके, ईरान का डर दिखा दिखा के जो सुन्नी इस्लामिक नेशंस हैं उनको अमेरिका अपने हथियार बेचता है। तो यदि वहां ईरान में सत्ता पलट हो जाता है और चीजें बिल्कुल ड्रास्टिकली बदल जाती है, तो जो हथियारों का बाजार है अमेरिका, और अमेरिका को हम जानते हैं कि वो एक बिजनेस करने वाले देश के रूप में जाना जाता है, तो फिर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो एक तो ये बिंदु, लेकिन मैं देख रही हूं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है पिनाज, वो कोई प्रमोट करके या सपोर्ट करके नहीं हो रहा। वहां पर नेचुरल रीजंस है जिसकी वजह से हर तबके की जनता सड़कों पर है। यदि हम लैटिन अमेरिका में आते हैं तो यहां इस प्रकार का अस्थिरता का इतिहास रहा। जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज हैं, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना, यहां पर भी हम देखते हैं इस तरह की अस्थिरता की स्थितियां, इतिहास, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट। और मैं बता दूं, यहां चीन आज की तारीख में पैर पसार के बैठा हुआ। ये तीनों जो है इनको लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज कहा जाता है, लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं लिथियम के यहाँ पे। ब्राजील में चीन बैठा हुआ है। और दूसरा यहाँ पर एक और एंगल हम ले आए, नार्को टेररिज्म को हम कितना भी हम सोचे कि ट्रंप के लिए वो एक बहाना बनाने की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं पिछले कुछ वर्षों में यहाँ के जो ड्रग कार्टल्स हैं उन्होंने IS और तमाम जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हाथ मिला मिला के होंडुरस जैसे देशों में अपने हेडक्वार्टर्स खोल लिए हैं। तो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है आज की तारीख में होंडुरस में, और ये ड्रग ट्रैफिकिंग को टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ जोड़ के फंडिंग, ट्रेनिंग और ये पूरी अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। तो यदि ये एक रीजन माना जाए तब तो कोलंबिया और मेक्सिको नेक्स्ट टारगेट पे होने चाहिए। और अगर तेल और खनिज के हिसाब से देखा जाए तो गुयाना, ब्राजील, यहां पर ज्यादा इनकी नजर होनी चाहिए। ब्राजील जिस तरह से एक रीजनल प्लेयर है, जिस तरह से ब्राजील की स्थितियां हैं, और लूला को देखते हुए यहां पर आगे संघर्ष की स्थिति बन सकती है, लेकिन मुझे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई देता। क्योंकि फिर कहूंगी कि बहुत सारे मोर्चे अगर ट्रंप खोलेंगे तो फिर हो सकता है कि ये तमाम देश भी ग्रुपिंग करें। अभी हाल फिलहाल तो देखिए वेनेजुएला के साथ कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है, और रशिया, चीन भी डायरेक्टली आकर के वेनेजुएला के साथ खड़े होंगे नहीं। और अच्छा, वेनेजुएला का भी एक बिंदु मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूं। हम जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, ईरान ने, आपको याद होगा जब अमेरिका डायरेक्टली इंगेज हुआ था तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की बात की थी, और उससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होता। तो वेनेजुएला पर कंट्रोल करके अमेरिका इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि यदि कल को इस तरह की स्थितियां पश्चिम एशिया में बनती हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी को, विशेषकर ऑयल बेस्ड जो उसकी इकोनॉमी है या उसका जो पूरा बिजनेस है, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो तेल का खेल है, और ये ट्रंप की भूख जो है बढ़ती जा रही है। बिजनेसमैन मिजाज के आदमी है, तो उनको तो जहां पैसा दिखेगा, धंधा दिखेगा, वहां चले जाएंगे, और साम दाम दंड भेद किसी से उनको मतलब नहीं है। लेकिन अस्थाना सर, यहाँ पर अब सवाल यह है कि ट्रंप ने, जिसे कहते हैं ना, एक राह दिखा दी है। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली मुल्क ने अगर बता दिया मैं ऐसा कर सकता हूं, तो हथियारों की कमी तो पुतिन के पास भी नहीं है। बिल्कुल, हथियारों की कमी तो फिर चीन के पास भी नहीं है, और हमारे पास भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज का जो दूसरा इम्प्लीकेशन है, जितनी बातचीत अभी उसके अलावा हुई है, उसके अलावा जो नेक्स्ट इम्प्लीकेशन ये है कि अभी आप पुतिन को ये नहीं बोल सकते जी आपने इन्वेजन किया या आपने आक्रमण किया। सर, ज़ेलेंस्की तो कह रहे हैं कि पुतिन को ऐसे उठवा लो, ख्वाब तो उनके थे, लेकिन पुतिन उल्टा भी तो कर सकते हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की को उठवा ले। वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ने, अगर आप देखिए रशिया का पुराना इतिहास देखिए, 62 की बात देखिए, क्यूबा क्राइसिस जब हुआ था तो ये अमेरिकी जो है वो जमीन पे आ गए थे, क्योंकि रूस के साथ, रूस का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इतना बड़ा है और इतना खतरनाक है कि अमेरिका को जो है अपना वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क रिस्क करना पड़ेगा पुतिन के साथ हैंडल करने के लिए। वो उनके बस की बात नहीं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जाहिर है कि अब एक्सपेंशनिज्म और इन्वेजन ये एक न्यू नॉर्मल बनने वाला है, क्योंकि अब जो रूस है वो बोलता है भाई मैंने क्या कसूर किया यार, तुमने भी वही किया जो मैंने करा। उसके बाद चीन के लिए सबसे दरवाजा खुल गया। चीन बोलेगा ठीक है, अब तो मेरे लिए ताइवान में मैं अगर जाता हूं तो आप चैंपे नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद वही कर रहे हो, या साउथ चाइना सी में मैं अगर किसी आइलैंड में बैठ जाता हूं तब आप कुछ नहीं कर सकते। और उस हालात में अभी क्या है कि, क्योंकि आपने देखा होगा कि चीन का भी लिमिटेड रिस्पॉन्स आया है, और वो भी एक यूएनएससी की तरफ जा रहे हैं। यूएनएससी में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है बैठक भी वो 2 दिन बाद बुलाते हैं। कितनी इमरजेंसी है, सोच के देखिए। वैसे भी अमेरिका वीटो पावर है, तो यूएनएससी में जो भी रेजोल्यूशन हो गया वो वीटो लगा देगा, उसमें तो कोई परेशानी की उनको बात है नहीं। हाँ, हल्ला जरूर होगा, वो कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, चीन अभी इस तरीके से जो कुछ भी हुआ है, अब उसके लिए एक तरीके से दरवाजा खुल गया है कि उसका एक्सपेंशनिज्म जो है वो अमेरिका के एक्सपेंशनिज्म के सामने थोड़ा कम नजर आएगा, और वो इसको प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉर, 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी उससे मिला के पूरे दुनिया में बोलेगा कि यार मैं विलन नहीं हूँ, ये है विलन,
असली विलेन तो अभी अमेरिका है और वो बोलता भी है। अभी आप देखिए चीन ने जो है उसी की इम्पैक्ट जो हो रहा है, चीन ने अपने न्यूक्लियर हथियार सबसे तेजी से, न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो सबसे तेजी से इस समय चीन का बढ़ रहा है। और चीन से जब पूछा गया कि भाई साहब आप क्यों कर रहे हैं ये, वो बोलता है भैया ऐसा है कि मैं उस दिन बंद कर दूंगा जिस दिन वो मेरे बराबर कम करने की कोशिश कर ले। अगर अमेरिका रूस मेरे बराबर कम कर देते हैं तो मैं बंद कर दूंगा। मतलब ये वही वाली बात होगी, जैसे दो छोटे बच्चे लड़ते हैं कि वो भी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, उसके पास ये है तो मेरे को भी है। मतलब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और बड़ी विडंबना भी है और चिंताजनक स्थिति भी है। प्रोफेसर साहब ये जरा समझाइए कि भाई अब क्या हम एक, पहले कॉलोनिज्म एक अलग तरह से होता था कि भाई ठीक है आपने कब्जा किया, गुलाम बनाया, व्यापार के लिए आए, रास्ते से फिर कब्जा लिया, एक हमने वो कॉलोनिज्म देखा है। अब क्या हम एक अलग दूसरे तरह के, उसी तरह के सेटअप में चल रहे हैं जहां पे एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से आप अपने उपनिवेश बनाएंगे? देखिए 1945 के बाद जब से शीत युद्ध शुरू हुआ तब से उपनिवेशवाद का स्वरूप बदल गया। लोग डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करके कैप्चर करना नहीं चाहते थे। कई रास्ते थे, आपके ऊपर ट्रेड करते थे, ट्रेड सैंक्शंस जो अब लगा रहा है उस समय भी लगाते थे। कई सारे स्टेट्स थे जिनको इन्होंने सैंक्शन लगाया हुआ था और कई सारे स्टेट्स को इन्होंने ऐसा बना दिया था अपने आप पर डिपेंडेंट कि वो सारा व्यापार उन्हीं से करते थे, उनसे रॉ मटेरियल लेते थे महंगे दाम पे। सर नजर का पर्दा तो होता था, यहाँ क्या हो रहा है? रातों रात आप उठा के लिए आ रहे हैं। पुतिन का मन करता है तो वो यूक्रेन में अभी नाटो में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उनको लगता है हो जाएगा, इसीलिए वो डोनास्क और सब कुछ उनका कब्जाए चले जाते हैं और कहते हैं वापस भी नहीं लौटाऊंगा। तो और चाइना तो बाकायदा न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपना लेता है कि भाई 2027 तक ताइवान मेरे में होगा। तो ये हो क्या रहा है? नजर का पर्दा भी नहीं है, तो अब तो डंके की चोट पे हो रहा है जो हो रहा है। अब और आगे और डंके की चोट पर होगा। पूरा साउथ चाइना सी, फिलीपींस आप देखेंगे इसके जद में आएगा। ताइवान अगला टारगेट होगा ही, क्योंकि अब तक यूक्रेन को वॉच कर रहा था चाइना कि वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करती है। देखा कोई रिएक्शन नहीं है, जो भी हो रहा है उसको चलने दो। यहां भी वो करेगा और उसकी जो भूख है वो सिर्फ ताइवान पे ही नहीं रुकेगी, हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा अगर चाहे इसी तरह एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद वो करते रहे तो। दुनिया में वही शीत युद्ध वाली स्थिति वापस आएगी जब अमेरिका अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए ये दिखाए। और उस समय लड़ाई चलती थी ना सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। इस समय चीन उस विस्तारवादी नीति का एक विकल्प है। जिस तरह सोवियत संघ था अब चीन हो गया, इसके साथ रूस भी है। रूस उतना विस्तारवाद पर नहीं जाएगा बियॉन्ड यूरेशिया। चीन जो है वो अपनी, और क्योंकि अब देख रहा है कि चीन देख रहा है कि अब उसके इन्वेस्टमेंट्स पे खतरा हो रहा है। वेनेजुएला में इतने इन्वेस्ट किए, $5 बिलियन चले जाएंगे, वो और अमेरिका ले जाएगा। अगर इसी तरह वो नाइजीरिया में घुस गया, जो इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में और देशों में है वो चले जाएंगे, तो वो क्या करेगा? तो चीन के सामने इस समय अमेरिका खड़ा दिखेगा। और इसीलिए अपने जो नए NSS बनाया है उन्होंने, जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है, उसमें उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि साउथ सदर्न हेमिस्फीयर हमारा है। हमारा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है या आगे चल के कॉम्पिटिटर होगा वो चाइना ही होगा। और चाइना ने इस समय दुनिया का सबसे बड़ा नेवल अपना यूनिट खड़ा किया है, सबसे ज्यादा जहाज उसके पास है। तो अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो स्थिति आ रही है कि चाइना और अमेरिका आमने सामने आने वाले हैं। यानी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, डायनामिक शिफ्ट्स हो रहे हैं और यहाँ पर हर देश की प्रभुत्व की लड़ाई है। लेकिन ठीक है, दुनिया की बात कर ली हमने, ट्रंप साहब की भूख की बात कर ली। घूम फिर के सबसे पहले सवाल आता है भाई हमारा क्या? प्रोफेसर अंशु जोशी, हमारा क्या? हमें भी तो धमका रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें खुश रखो। भैया आप कहीं के नवाब हैं, खुदा समझने लग गए हैं आपको कि आपको खुश नहीं रखेंगे तो क्या कर देंगे, और खुश रखा भी तो आपने कौन सा कुछ कर दिया? नहीं, इन तमाम परिस्थितियों में भारत बहुत स्टेबलाइज होकर खड़ा हुआ है। हमारे ऊपर जो प्यूनिटिव मेजर्स लगे और जिस तरह के स्पेक्यूलेशंस थे कि हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, हमने अभी फिर रिकॉर्ड 8% से ज़्यादा की ग्रोथ, अपनी जीडीपी की ग्रोथ रिकॉर्ड की है और हम अपना सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। और हमारे यहाँ पर हम इन्फ्लेशन की या दूसरी इस प्रकार मुद्रास्फीति की इस प्रकार की स्थितियां नहीं देख रहे हैं जैसी हम विश्व के बाकी भागों में देख रहे हैं। लेकिन ये भी तो है ना कि ट्रंप से हम ट्रूस नहीं कर पाए कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि तेल थोड़ा खरीदना कम करो, कम भी किया, प्लस अमेरिका से खरीदना बढ़ाया भी, ऑलमोस्ट डेवलप कर लिया। बिल्कुल। उसके बावजूद भी आप क्या कह रहे हैं? आप उसके बावजूद भी आपकी टिप्पणी सुनिए कि हाँ ठीक है, मोदी इज अ गुड मैन पर मैं और लगा दूंगा। मतलब मजाक है क्या? ट्रंप इस समय शक्ति की जो पहली अवधारणा थी जिसमें मिलिट्री और टेरिटोरियल पावर या हार्ड पावर को हम लेकर के चलते थे, ट्रंप मुझे लगता है उस शक्ति की अवधारणा से चल रहे हैं। और भारत तो वो सॉफ्ट पावर की जो अवधारणा आई उसके बाद वाले स्टेज में चला गया है जहां पर हम तकनीक को एक टेंजेंट ऑफ पावर मानकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर एक डिफरेंस है। और आप जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रही हैं पिनाज, मैं उसके भी आगे जाके आपको बताना चाहती हूं कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर। ट्रंप वेनेजुएला पर अटैक कर सकते थे, कर पाए। क्या वो नॉर्थ कोरिया पर जाकर अटैक कर सकते हैं?
कैन ही डेयर टू डू दैट? नो, ही विल नॉट, क्योंकि ही नोज द रेपरकशंस ऑफ दैट। तो ईस्ट एशिया में जाकर के वो नहीं खेलेंगे, उन्हें पता है उसका क्या रेपरकशन उनके ऊपर आएगा। तो आज की तारीख में जिस पुराने ग्लोबल ऑर्डर की अवधारणा से हम चलते थे पिनाज, अपने आप में वो अवधारणा ब्रेक हो रही है। आप देखिए कि वो एक हर देश का जो अपना एक शक्ति की, उसकी अपनी एक अलग अवधारणा, उसका अपना एक फीचर सामने आ रहा है, जिसको लेकर के डिफरेंट मल्टीप्लेक्सेस बन गए हैं दुनिया में। और उन मल्टीप्लेक्सेस में अलग अलग देश बायलैटरली और मल्टीलैटरली इंगेज या डिसएंगेज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। असान सर, क्लोजिंग रिमार्क, अगर हम देखें मिलिट्रीली ये कहाँ जा रहा है सब कुछ, दुनिया किस तरफ जा रही है? ट्रम्प की ये भूख ठीक है, वो तेल के लिए है, पैसे के लिए, खनिज के लिए है, लेकिन मिलिट्री भी इन्वॉल्व है। तो आगे जाके वेयर इट इज हीडिंग इन डिफरेंट अगर हम बात करें फ्लैश पॉइंट्स की। देखिए, फ्लैश पॉइंट्स की जहाँ तक बात है, जो ट्रम्प वेनेजुएला में कर सके, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी जगह भी कर सकेंगे। हमें उनको बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उस देश में, और इसलिए वो हो पाया। ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब जगह हो पाए। नंबर 2, जो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले कोल्ड वॉर 1.0 चल रही थी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, अब ये कोल्ड वॉर 2.0 है, जो कि अमेरिका और चीन प्लस रशिया के बीच में चल रही है। इस कोल्ड वॉर 2.0 में अलग अलग मोड़े हैं, अलग अलग, और भारत की जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पूछी, भारत ने उस समय भी एक बैलेंस्ड अप्रोच ली थी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नापा था, और अभी भी हम वो कर पाएंगे। ट्रम्प हमें नहीं धमका पाएंगे। मैं दोबारा से बताता हूँ, कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक तो भारत स्टेबल है, दूसरी चीज़ भारत ने पहले भी उनको ना क्रिटिसाइज़ किया था, ना हमने रूस को क्रिटिसाइज़ किया था, तो कोई कारण नहीं बनता कि हम किसी और को क्रिटिसाइज़ करें। तीसरी चीज़, जो वो ये सोच रहे हैं, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया भारत के ऊपर, 50 सबसे ज़्यादा टैरिफ भी लगा दिया, और उसी टाइम में भारत ने और ज़्यादा निर्यात कर दिया अमेरिका के अंदर। तो जाहिर है कि उसको भी पता चल रहा है कि मेरे अमेरिका के अंदर इतनी लीकेज है कि उस भारत में का सामान अभी भी आ रहा है, और मैं जो मर्जी कर लूँ भारत का सामान आएगा। तो अभी भारत ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज पूरे वर्ल्ड में दिया है, और मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प जो है इसके, अब ट्रम्प को जैसे जैसे ये कोल्ड वॉर 2.0 और ज़्यादा भीषण होगी चीन और अमेरिका के बीच में, वैसे वैसे उसको भारत की महत्ता का और ज्यादा पता चलेगा, और उस हालत में मुझे नहीं लगता भारत से संबंध सुधरेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल अरीना में अगर देखें तो आने वाला वक्त जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है। वेट एंड वॉच की स्थिति है और क्लोज वॉच की स्थिति है कि डीप स्टेट कैसे काम करते हैं, मिलिट्री किस तरह से काम करती है, और विस्तारवाद की नीति क्या कुछ और किस ओर जाती है। आप सभी कॉफी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा में शामिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।